आज हम जिस चीज की सबसे पहले आपसे बात करने वाले हैं वो हमारे पास मैग्नेटिज्म है। देखिए मैग्नेट्स के बारे में तो ग्रीक जो है उस जमाने से हमें मालूम था कि कुछ मटेरियल है और वो मटेरियल क्या करते हैं कि आयरन को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेट्स के बारे में मालूम था, लेकिन एक जो मैग्नेटिज्म के अंदर जिस चीज को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारे पास बेसिकली करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो 1819 के अंदर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हमारे पास क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। क्रिश्चियन ऑर्स्टेड साहब क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को समझाना था मैग्नेटिज्म के बारे में, बिल्कुल ऐसे जैसे आज मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। तो उन्होंने एक डिस्कवरी होगी उनसे, एक्सीडेंटली उन्हें एक बात पता चली, और वो बात ये पता चली कि एक वायर, जिस वायर में से क्या गुजर रहा था, करंट गुजर रहा था, करंट को मैं कह रहा हूँ आई, उसके पास वो लेकर आगे कंपास को। कंपास आपने देखा होगा कि एक सर्कुलर सी आपने देखा होगा डिवाइस होती है जिसमें नीडल होती है, ठीक है, जो जमीन के नॉर्थ एंड साउथ की तरफ अपनी डायरेक्शन को करके रखती है, उसे हम कहते हैं कंपास। तो कंपास जमीन की मैग्नेटिक फील्ड बताती है, जमीन की उसकी जो सुई है जमीन के नॉर्थ की तरफ हमेशा रहती है, आप उसको घुमा लें तो सुई नॉर्थ की तरफ रहती है। तो कंपास को जब वो इस करंट कैरिंग वायर के करीब लेकर आया तो कंपास की जो नीडल है वो यू सर्कल में घूमने लग गई। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसने ये डिस्कवरी की थी कि वो वायर जिसमें से करंट गुजर रहा है उसके अराउंड क्या डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। यहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं कि करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, करंट अगर प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कवरी, तो ये जो करंट है, इस करंट को मैं क्या कह सकता हूं, करंट जो है वो मेरे पास क्या है, मूविंग चार्जेस हैं। तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूं कि मूविंग चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? जाहिर सी बात है, हम ये बात जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेट्स। मैग्नेट वो चीज है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मूविंग चार्जेस, यानी जब चार्ज मूव करने लगता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? द आंसर इज यस। तो मैं ये कह सकता हूं कि मूविंग चार्जेस जो हैं वो किसकी तौर पे बिहेव करने लग जाते हैं, एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं, तभी उनकी हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने बना लिया, ये कॉन्सेप्ट थ्रू आउट ये जो मैग्नेटिज्म है इसके अंदर ये चलता रहेगा हमारे पास, ओके। यानी हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, नोट अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि अ चार्ज एट रेस्ट डू नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर चार्ज हमारे पास रुका हुआ है तो वो किसी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये लाजमी तौर पे शर्त है कि चार्जेस को क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए, ओके। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जब भी चार्जेस मूव करेंगे दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जब भी चार्जेस मूव करेंगे यू कैन ट्रीट देम एज अ मैग्नेट, राइट। अच्छा, यहां से हमारे पास जो थे एक साहब थे जिनका नाम था हमारे पास, यानी 18 मेरा ख्याल है कि 20 के अंदर एम्पेयर साहब थे, एम्पेयर। तो जो एम्पेयर का लॉ भी हम पढ़ेंगे। तो एम्पेयर ने जो डिस्कवरी की थी, तो एम्पेयर ने कहा था कि इसका मतलब है कि वो मटेरियल जो कि बेसिकली क्या होते हैं, मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये जो मैग्नेट होते हैं, इन मटेरियल के अंदर एक तरह का करंट फ्लो कर रहा होता है, चार्जेस का फ्लो होता है, राइट। ये डिस्कवरी की थी किसने, जनाब अली एम्पेयर साहब ने। तो एम्पेयर साहब ने इस बात को सेकंड किया था, टेस्ट किया था कि ये बात ठीक है कि मूविंग चार्जेस ही प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, राइट। अच्छा, अब बात यह है कि अगर मैं कहता हूं, दो बातें याद रखिएगा कि हम ऐसे कह लेते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं कि चार्ज एट रेस्ट, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो इट हैज ओनली, उसके पास कौन सी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और अगर कोई चार्ज हमारे पास, अ चार्ज मूविंग इन आइसोलेशन, अगर खाली एक आइसोलेटेड चार्ज को मैं मूव करवा रहा हूं इन आइसोलेशन, यानी स्पेस में, स्पेस के अंदर किसी मटेरियल में नहीं मैं मूव करवा रहा हूं, तो इट हैज, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी
it has E and magnetic field. तो अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को B लिख देता हूं। थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से रिप्रेजेंट। ये रफली स्पीकिंग है, बहुत प्रिसाइसली स्पीकिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय B, लेकिन हमारे इंटरमीडिएट के कोर्स में ओके चलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, या जिसको कंप्लीटली जो नाम है B एक्चुअली कहते हैं किसको, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन को कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग एल्स, लेकिन हम जो बात करते हैं वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन। तो रफली आप कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन ये सेम है, ठीक है। तो हमारे कोर्स में सेम है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, इट हैज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर स्पेस के अंदर विदाउट एनी मटेरियल बात कर रहा हूं, किसी चार्ज को मूव कराऊंगा, उसके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड होंगे। लेकिन अगर मैं किसी चार्ज को, अ चार्ज मूविंग इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में चार्ज को मूव करा रहा हूं, तो अगर चार्ज किसी कंडक्टर में मूव कर रहा है तो उसका मतलब करंट उसके अंदर से मूव कर रहा है, हैज ओनली, उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। सपोज करें जो मूव करने वाला चार्ज है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है will be neutralized by the positive charge inside the nucleus of an atom. Okay, nucleus contain proton, which is a positive charge. So positivity of the nucleus or the positive nucleus neutralize the electric field of negative charge electron. So किसी कंडक्टर में से, किसी तार में से जब करंट पास होगा तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, यहाँ पे चूंकि करंट आया है तो मैं एक बात और प्रिसाइसली आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम जिस लेवल पर हैं, हम जानते हैं कि करंट की भी दो किस्में, एक हमारे पास कहलाता है एसी अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा हमारे पास कहलाता है डीसी डायरेक्ट करंट। फॉर द टाइम बीइंग जिस करंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो डीसी, ओके। और जो 1819 में क्रिश्चियन ऑर्स्टेड साहब ने जिस करंट के पास इस कंपास को लेकर गए थे, वो जो करंट था वो डीसी था, बैटरीज का करंट था। यानी हमारे पास सेल होता था, अगर आपने केमिस्ट्री की लैब में देखा हो तो वो सल्फ्यूरिक एसिड से एक सेल बना लेते हैं, उसके अंदर एक रॉड टिप की होती है और वो कोई 1.5 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है, या 2 वोल्ट भी क्रिएट कर सकते हैं हम। तो ये जो सेल थे, इन सेल से जो करंट होता था, बैटरीज का जो करंट होता था वो डायरेक्ट करंट होता था। ये उस करंट की बात हो रही है। इस वक्त तक 1819 तक एसी की कोई सुन-गुन दुनिया में नहीं थी, एसी अभी तक पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि मैग्नेटिज्म को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, फैराडे वाज द फर्स्ट वन हु डेवलप्ड द एसी अल्टरनेटिंग करंट, ओके। तो अच्छी तरीके से आप लिखिएगा, उस जमाने में किस तरह करंट नहीं था जिसका आज हमारे चारों तरफ, हमारे कमरों में, हमारे बिल्डिंग्स में हर तरफ फ्लो कर रहा है करंट, एसी। सो दिस इज नॉट द स्टोरी अबाउट द एसी, बट दिस इज द स्टोरी अबाउट द डीसी, ओके। जब हम एसी को लेकर आएंगे तो उस वक्त फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है, जो कि हम चैप्टर नंबर 16 में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग याद रखिएगा, मूविंग चार्ज, जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग विद or you can say that their speed is fixed, which is known as the drift velocity. याद है करंट के लिए हमने बात की थी drift velocity. So drifting का कॉन्सेप्ट है कि चार्ज जब क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। चार्ज जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो मूविंग, ये जो मूविंग है, इस मूविंग के लिए नीचे मैं लिख देता हूँ ड्रिफ्टिंग। तो मेरा ख्याल है ये बात अब आपको क्लियर रहेगी, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हिच क्रिएट्स द डीसी करंट, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां तक की स्टोरी हो गई। जी, ये बात समझ में आ रही है। ये एम्पियर की डिस्कवरी भी बहुत अहम बात है कि जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट जिस मटेरियल के बने होते हैं, वो जो मटेरियल की जो बॉडी होती है, यानी जो मैटर होता है, वो कंटेन करता है किसको, करंट को कंटेन करता है। मेरा ख्याल है इसको मुझे यहां लिखना चाहिए इस जगह पे कि जो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स हैज अ करंट इन इट्स बॉडी। तो मैग्नेट की जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर एक करंट मौजूद होता है, ओके। अच्छा जी, इसके बाद हम वो हमारे पास आ जाती है फिर बात किसकी, डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की, कि फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की क्या डेफिनेशन करेंगे। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन करनी है तो अब मैं क्या कर सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन
तो जरा मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं मेरे इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो आप इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे जज करोगे? इसका एक तरीका ये है कि आप इस कमरे में से क्या फ्लो करवा दो, चार्ज फ्लो करवा दो। अगर इस कमरे से मैं ऐसे आप चार्ज फ्लो करवा रहे हो, तो मूविंग चार्ज किसके तौर पर एक्ट करता है? मैग्नेट के तौर पर एक्ट करता है। और इस कमरे में ऑलरेडी अगर मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो दो मैग्नेट एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इधर दे अट्रैक्ट और रिपेल। तो दो मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अट्रैक्शन हो या रिपल्जन हो, दिस इज बेसिकली फोर्स। तो अगर मैं इस कमरे में से चार्ज को मूव करा रहा हूं और वो चार्ज इस कमरे में से मूव करते हुए डिफ्लेक्ट हो जाए, अपने रास्ते से हट जाए, तो यस, इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि हमने कैसे मूव कराना है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर इस कमरे में से चार्ज मूव करते हुए अनडिफ्लेक्टेड रहे, इधर उधर कहीं मूव ना करे, ये अपने रास्ते से ना हटे, तो इस कमरे में जनाब अली मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई? एक ऐसी फील्ड हो गई जो कि फोर्स अप्लाई करती है किसी मूविंग चार्ज के ऊपर या किसी मैग्नेट के ऊपर। और ऑब्वियस सी बात है, एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करेगी, और मूविंग चार्ज के हमारे पास किसके तौर पर एक्ट कर रहा है? मैग्नेट के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मैं कहूंगा कि ये एक ऐसी फील्ड है दैट अप्लाइज अ फोर्स ऑन a moving charge और मैग्नेट। किसी मूविंग चार्ज या मैग्नेट पे जो फोर्स अप्लाई होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमारे पास बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी जो पहली मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो कैसे की गई। देखिए, फर्स्ट करते हैं, मैं तस्वीर बनाने को समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर ये मेरे पास एक मैग्नेट का नॉर्थ है और ये मेरे पास एक मैग्नेट का साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ सपोज कि देयर इज अ चार्ज पार्टिकल व्हिच इज q, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। So the charge particle q moving in this direction with the velocity v. So this is the velocity vector v, और मैग्नेटिक फील्ड को मैंने आपको बताया था v से प्रेजेंट करते हैं, you can represent it by v। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है b और ये एक मूविंग चार्ज विद वेलोसिटी v से उसमें एंटर हुआ, और दोनों आपस में जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल कितना बना रहे हैं? थीटा बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पर क्या अप्लाई करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। तो बजाय चार्ज यहां बनाने के हमने इसको यहां बना दिया, ठीक है? यहाँ दिस इज योर चार्ज q। तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें जो फोर्स अप्लाई करती है वो फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, और इस फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारे पास ये है कि F इक्वल होता है Q और ब्रैकेट के अंदर है V क्रॉस B। नाउ दिस V इज योर वेलोसिटी, B इज योर मैग्नेटिक फील्ड, राइट? और ये दोनों आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं? थीटा एंगल बना रहे हैं। और ये जो चार्ज एंटर हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो चार्ज हमारे पास क्या है? Q, और उसमें लगने वाली फोर्स क्या है? F। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म से हटा के लिखूं, तो मैं क्रॉस को जब हटाऊंगा तो Q V B, और क्रॉस हटा दिया तो क्या लगाते हैं? साइन थीटा, ठीक है? तो ये थीटा कौन सा एंगल है? व्हिच इज एंगल बिटवीन B एंड B। ऐसी बात है, दोनों के दरमियान एंगल है, ये हमारे पास एंगल आ गया। अच्छा, ये जो फोर्स है, इस फोर्स के ऊपर एरो लगा हुआ है, तो फोर्स है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इज बाय राइट हैंड रूल, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन कैसे बताता है हमें पता है। वेक्टर की सिंपल थ्योरी है कि पहले जो वेक्टर लिखा उसकी डायरेक्शन में हाथ को रखो, और क्रॉस के बाद जो दूसरा वेक्टर लिखा उसकी डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को टर्न करो, तो आपका थंब आपको किसकी डायरेक्शन बताएगा? जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो अब मैं हवा में तो लाइन लगा नहीं सकता, तो मैंने बोर्ड पे इस तरीके से लाइन लगाई है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो दो मार्कर है मेरे पास, ये दो मार्कर है, इनमें से एक मार्कर जो है वो समझ लें ऐसे कर लेता हूँ। एक मार्कर जो है वो मेरे पास वेलोसिटी का है, ठीक है, और एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का है। तो V क्रॉस B जब करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास फोर्स। तो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो गया। किस पर परपेंडिकुलर हो गया? ये देखिए, ये हो गया फोर्स परपेंडिकुलर। तो फोर्स किस पे परपेंडिकुलर हो गया? V और B, V क्रॉस B किया था ना, V और B दोनों पे परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है? जहां से दोनों मिले हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है? सो ये आप देख सकते हैं कि दिस F इज परपेंडिकुलर ऑन B एंड दिस F इज आल्सो, यहां से हटा देता हूं मैं, दिस F इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन V। ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, राइट? या ये कहना चाहिए V और B से बनने वाली, B के सामने B और B के सामने V, B और B से बनने वाली जो पूरी प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर F क्या हमारे पास? परपेंडिकुलर है।
अच्छा, यहां पर जाकर हम इस बी के बारे में जब बात करते हैं तो बी का हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा कि क्यू बी, और जो साइन थीटा इक्वेशन इस तरफ लेकर आ जाओ, तो बी हमारे पास हो जाएगा एफ अपॉन क्यू बी और साथ में आ गया साइन थीटा। तो ये इसको जब हम डेवलप करते हैं तो ये बन जाता है फोर्स की यूनिट न्यूटन, और यहाँ पर थोड़ी सी हम कुछ चेंजिंग के साथ करते हैं तो ये बनता है एम्पियर इनटू मीटर। साइन थीटा रेशियो है, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर को हम किस नाम से याद करते हैं? टेस्ला के नाम से याद करते हैं। तो जो एस आई हमारे पास यूनिट है इज टेस्ला, राइट, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन कह रहे हैं, याद रखिएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, नॉट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन का हमारे पास यूनिट टेस्ला है, पर बहुत जल्द जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करेंगे, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बात की थी, तो बी को जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का नाम देंगे उस वक्त बी का यूनिट हमारे पास चेंज हो जाएगा, वो भी ऐसा यूनिट है, उसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी बता रहा हूं, लेकिन आगे चल के मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग, जिस तरह ई के मुख्तलिफ नाम थे ना और मुख्तलिफ यूनिट हम देख रहे थे, इसी तरह बी के साथ भी यही स्टोरी है। तो ऐसे यूनिट इस टेस्ला, यहाँ पर एक यूनिट और भी हमें याद रहना चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिहाज से, वो हमारे पास कहलाता है गॉस। तो मैं लिख देता हूं ऑल्सो मेजर्ड इन GAUSS गॉस, राइट। तो याद रखिएगा इन दोनों में इक्विवेलेंस क्या है, तो 1 जो हमारे पास टेस्ला है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। ओके, ये आर रेडी? 1 टेस्ला किसके बराबर है? 10⁴ गॉस के बराबर है, या 10⁻⁻4 टेस्ला किसके बराबर है? 1 गॉस के बराबर। ये गॉस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नजर आने वाला यूनिट है। हमने जब थ्योरी डेवलप की थी तो हमने आपसे क्या बोला था कि हम जब चार्ज लेते हैं तो कौन सा चार्ज लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ये बात अहम है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए चैप्टर 13 में मैंने आपको कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो दोनों के बारे में बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि जो किसी कंडक्टर में मूव करने वाला रियल चार्ज है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने कन्वेंशनली इस बात को ले लिया है कि जो चार्ज मूव करेगा वो हमारे पास कौन होगा? वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, राइट, जिसकी वजह से हमने कन्वेंशनल करंट डेवलप किया होता है। तो यहां पर भी जो चार्ज है हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, और हम ये बाय मतलब कन्वेंशन हम अपने दिमाग में बात रख के बैठे हुए हैं कि जो तार में से चार्ज फ्लो कर रहा है वो कन्वेंशनल करंट है, वो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो मैं क्यू के साथ क्या लगाऊंगा? माइनस साइन लगाऊंगा, ठीक है, इसको अपने ध्यान में रखना प्लीज। अच्छा, अब बात यह है कि यहां से एक चीज और भी पता चल रही है, और वो चीज ये पता चल रही है हमें कि आप देखें ये जो थीटा है हमारे पास, थीटा, ये जो थीटा अगर मैं ऐसे कह देता हूं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो चार्ज पार्टिकल है मेरे पास क्यू, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मुझे बताओ यहाँ पर एंगल कितना आ गया? 0 आ गया, यानी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा का मतलब क्या होता है? इसको वर्डिंग्स में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पैरेलल बोलेंगे। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप साइन 0 रखें तो साइन 0 किसके बराबर होता है? 0। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्यू बी बी, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो जो बात मैं आपसे कर रहा था कि अगर इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड और मैं चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहा हूं, तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन है कि कैसे मूव करा रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है तो मुझे चार्ज पार्टिकल को मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करा के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं किसी एक डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं तो पॉसिबिलिटी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल मूव करने लग जाए तो उस पर तो कोई फोर्स नहीं होगी, तो हम गलत जवाब दे देंगे कि जिस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि हो सकता है कि कमरे में मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मैग्नेटिक फील्ड एक कंडीशन और ले लीजिए, और वो ये ले लीजिए कि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तब क्या होगा? तो हम जानते हैं कि साइन 180 डिग्री किसके बराबर होता है? अभी तो 0 के बराबर होता है। ओके, तो साइन 180 अगर 0 के बराबर है तो 180 का मतलब क्या है कि अब चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं? मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो ये ऑपोजिट हो गए ना, ऑपोजिट हो गए। तो हम ये बात जानते हैं कि थीटा 180 को वर्डिंग्स में अगर हम लिखेंगे तो ऑपोजिट लिखेंगे। तो अगर चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करे, स्टिल हमारे पास जो फोर्स है वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है, ये बात याद रहेगी। सो मैग्नेटिक फील्ड तब फोर्स नहीं लगाती, 3 कंडीशंस बना लीजिए। एक, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, फिर तो कोई फोर्स नहीं लगेगी।
नंबर 2, जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 3, जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो एंटी पैरेलल या ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर विल बी नो फोर्स। मेरा ख्याल है आसान से कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि स्टैटिक चार्ज, रुके हुए चार्ज पे फोर्स नहीं लगती, वो तो ठीक है, लेकिन मूविंग चार्ज पर भी फोर्स नहीं लगती अगर मूविंग चार्ज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंटी पैरेलल या ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करे तो तब भी। ओके, अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, और वो सवाल मैं ये करना चाहता हूं कि क्या मिसाल के तौर पे मेरे पास ये जो मार्कर है, ये मार्कर जो है ये इसको अगर मैं आयरन के पास लेके जाता हूं तो आयरन में और इस मार्कर में कोई फोर्स, कोई मैग्नेटिक फोर्स मुझे नहीं मिलेगी, राइट। तो मैं इस मार्कर को बोलूंगा इट इज ए नॉन मैग्नेट, ये मैग्नेट नहीं है मार्कर। जैसा हम आमतौर पे अपनी दुनिया के अंदर कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई मैग्नेट हो तो आप किसी को बोलेंगे यार वो जो मैग्नेट रखा है ना वो लेकर आओ, तो वो मैग्नेट को स्पेसिफिक मटेरियल लेकर आएगा जो मैग्नेट होगा, उस मार्कर को नहीं लेकर आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हमारी दुनिया में जितने भी मटेरियल है उसकी दो कैटेगरीज बना लो, एक जिसको हम कहते हैं मैग्नेट और दूसरा जिसको हम कहते हैं नॉन मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, वो मटेरियल जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है और वो मटेरियल जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? एक स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि आप ये कह सकते हैं कि दो टाइप के मटेरियल होते हैं, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये जो मार्कर है मेरे पास, क्या ये एटम से मिलकर बना हुआ है या ये किसी रोशनियों से मिलकर बना हुआ है? तो आप बोलेंगे यस, ये मैटर है, एटम से मिलकर बना हुआ है। क्या एटम में, शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? क्या अगर मैं एक तस्वीर बनाता हूं तो मुझे ऐसा कहना चाहिए ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल नहीं है? बिल्कुल है चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा? यस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मार्कर मैग्नेट यानी मैग्नेटिक मटेरियल है। तो अब याद रखिएगा, आज के बाद आप कभी ये मत बोलिएगा कि कोई चीज मैग्नेटिक है और कोई चीज मैग्नेटिक नहीं है। हर चीज मैग्नेटिक है, इवन हम लोग भी मैग्नेटिक है। और आप लोग चूंकि एमकैट के स्टूडेंट है ज्यादातर आप में से, तो डॉक्टर्स आप जानते हैं कि जी एक चीज होती है जिसे कहते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई करते हैं ना, मसल्स का भी होता है, ब्रेन का भी होता है, एक सीटी होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसे कहते हैं। लेकिन जो एमआरआई होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो इस बात का सबूत है कि हमारी बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड देके हमारी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो डायपोल्स हैं उनकी मूवमेंट को चेंज किया जाता है। सो वी आर अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, याद रखिएगा। तो हम लोग मैग्नेट हैं, हर चीज मैग्नेटिक है। बस अब सवाल ये रह गया, तो फिर वो जिसको हम मैग्नेट कहते हैं यानी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, और ये मार्कर जिसको हम मैग्नेट नहीं कहते, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता, तो ये क्यों शो नहीं करता? दिस इज ए क्वेश्चन जो कि फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर हम सारी बातें करते हैं। लेकिन चूंकि अभी वो टॉपिक नहीं है तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। बट कीप इन योर माइंड एवरी मटेरियल इज मैग्नेटिक मटेरियल। और रीजन मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ठीक है। तो इसको हम ये जो चार्ज पार्टिकल मूव करता है इसको ऑर्बिटल हम यानी ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और एक जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन भी कर रहा होता है। आपने केमिस्ट्री के अंदर इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो भी पढ़ रखा हुआ है। तो इसका स्पिन जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी ऑर्बिटल मोशन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। दिस इज अ डीप टॉपिक जिसको जो हमारा इस वक्त टॉपिक नहीं है, तो मैं इसको लीव कर रहा हूं। बट कीप इन योर माइंड एवरी मटेरियल इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट्स के बारे में हमने आप बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ बातें अब दोबारा बता देता हूं। आप कहेंगे चैप्टर के शुरू में बताने की वो मौका नहीं था, अब मौका है। और वो ये है कि एक मैग्नेट को हम आमतौर पर इस तरीके से बनाते हैं कि ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका क्या पोल है, साउथ पोल है, राइट। तो मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है डाइपोल का। तो मैग्नेट याद रखिएगा इज अ डाइपोल। मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, क्या है मैग्नेट को तोड़ दें, नॉर्थ अलग कर दें, साउथ अलग कर दें? तो अगर हम किसी मैग्नेट को तोड़ देते हैं इस तरीके से, ये साउथ और ये नॉर्थ है, तो क्या ये मेरे पास मोनोपोल मैग्नेट नहीं बन जाएगा? यानी एक पोल वाला मैग्नेट ही बन जाएगा? तो याद रखिएगा मोनोपोल मैग्नेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम नॉर्थ को ब्रेक करके अलग, साउथ को ब्रेक करके अलग नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्थ और साउथ को ब्रेक करते हैं
तो ये कहानी कुछ ऐसे बन जाती है कि ये दोबारा से नॉर्थ साउथ एक कंप्लीट मैग्नेट, और ये वाला भी दोबारा से नॉर्थ साउथ एक कंप्लीट मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो मोनोपोल मैग्नेट का कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है, तो मैग्नेट हमेशा डायपोल ही हमारे पास होते हैं। जिस तरह हमारे पास फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी जिसे हमने कहा था, उसको टेस्ट करने के लिए हमने एक चार्ज बनाया था Q0, राइट। तो क्या हम इसी तरीके से कोई टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या हमारे पास के कोई टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज हम बना सकते हैं जिसके जरिए हम मैग्नेटिक फील्ड को टू प्रोब मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड को हम प्रोब कर सकें? तो द आंसर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक टेस्ट चार्ज, राइट। जिस तरह Q0 हमने किया था ना, तो Q0 से हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे थे। तो मैग्नेट्स के लिए कोई ऐसा मैग्नेट हमारे पास नहीं है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता हम ये कर सकते हैं कि वी कैन यूज Q0 हमारे पास क्या टेस्ट चार्ज, इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। वी कैन यूज Q0 टू प्रोब D, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोब करने के लिए कहां है, कैसी है, कितनी है, के लिए आप Q0 को, यानी इसकी प्रोबिंग के लिए आप Q0 को तो यूज कर सकते हैं टेस्ट चार्ज को, राइट। लेकिन कोई मैग्नेटिक टेस्ट चार्ज हमारे पास हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास फिलहाल नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा था कि हम Q0 को यूज कर सकते हैं कि हम प्रूव कर सकें किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। अच्छा, अब सवाल ये है कि जिस तरह हमारे पास जब एक टेस्ट चार्ज था तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक एनर्जी थी जिसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं, डू वी हैव मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी? The answer is no. There is no magnetic potential energy associated with a moving charge in magnetic field. Okay? So मैं इसको लिख देता हूं, no magnetic potential energy associated with a moving charge in मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अच्छा, क्यों नहीं है? इस सवाल का एक जवाब यह है कि याद रखिएगा, जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। अच्छा, मैंने यहां पर ये लिख दिया पॉइंट आपको, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कौन सी फोर्सेस के लिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव, या मैंने ये लिखा है कि फोर्सेस एसोसिएटेड विद वेलोसिटी, वो फोर्सेस जो वेलोसिटी के साथ एसोसिएट होती हैं वो कंजर्वेटिव नहीं होती, नॉट कंजर्वेटिव। तो चूंकि यहां पर मूविंग चार्ज है मेरे पास, तो मूविंग चार्ज यानी जो फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है मेरे पास, तो ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगी। लिहाजा नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, देखिएगा, याद रखिएगा, हमने चार्ज पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बात की थी, पोजीशन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने कहा था पोजीशन चेंज करूंगा। ओके, तो पोजीशन डिपेंडेंट हमारे पास एनर्जी थी कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। फर्स्ट करो, ये एक मैग्नेट का नॉर्थ है और मैं दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ इसके पास लेकर आया, तो नॉर्थ को क्या करता है? रिपेल करता है। तो अगर मैं इसको इसके करीब लेके जाऊंगा, तो जितना जो करीब लेके जाऊंगा उतना जितना जो करीब लेके जाऊंगा उतना ही रिपेल करेगा, और जैसे उसको छोड़ूंगा उसको दूर लेके चले जाएगा। तो क्या ये जितना मैं इसको इसके करीब ला रहा हूं, अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहा हूं, क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। यही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना कि ये हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इसकी तरफ लेकर आऊंगा, तो जितना इसकी तरफ लेकर आऊंगा उतना ये रिपेल करेगा, तो उतनी जितना वर्क करके मैं यहां लेकर आऊंगा वो वर्क एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा फील्ड के अंदर। तो यहां पर जितना इसको इसके करीब लेकर आऊंगा, क्या उतना मैग्नेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी? तो लगता है करेगी, लेकिन यहां मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये कहना चाह रहा है।